नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आपका शुक्र है कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यू का और लेते हैं पहला प्रश्न। 8 प्रमुख उद्योग क्षेत्र यानी कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में से निम्नलिखित को उनके भार के घटते क्रम में लगाना है आपको। आपके ऑप्शंस है ए रिफाइनरी उत्पाद, उसके बाद बिजली, उसके बाद स्टील और उसके बाद कोयला। बी रिफाइनरी उत्पाद, उसके बाद स्टील, उसके बाद बिजली और उसके बाद कोयला। सी बिजली, उसके बाद स्टील, उसके बाद कोयला और उसके बाद रिफाइनरी उत्पाद। अथवा ऑप्शन डी बिजली, कोयला और उसके बाद स्टील और अंत में रिफाइनरी उत्पाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 8 महत्वपूर्ण उद्योगों के सूचकांक में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 10.4% की वृद्धि हुई। भारत में मुख्य रूप से 8 कोर सेक्टर हैं। इनमें कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, तेल शोधक उत्पाद यानी रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली शामिल हैं। ये 8 कोर सेक्टर्स औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में शामिल वस्तुओं का 40.27% हिस्सा रखती हैं। इनके भार का घटता क्रम है। सबसे पहले रिफाइनरी उत्पाद, फिर बिजली, फिर स्टील, फिर कोयला, फिर कच्चा तेल, फिर प्राकृतिक गैस, उसके बाद सीमेंट और अंत में उर्वरक। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस संगठन ने स्पेशल 301/2022 रिपोर्ट जारी किया है? ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन यानी नासा, बी संयुक्त राज्य अमेरिका का व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय, सी विश्व स्वास्थ्य संगठन अथवा डी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी ये संयुक्त राज्य अमेरिका का व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय यानी यूएसटीआर ने बौद्धिक संपदा सुरक्षा से जुड़ी अपनी सालाना रिपोर्ट स्पेशल 301/2022 जारी की। इस रिपोर्ट में भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया है। भारत के अलावा इसमें चीन, रूस और 4 अन्य देशों अर्जेंटीना, चिली, इंडोनेशिया और वेनेजुएला को भी प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया है। बता दें कि स्पेशल 301 रिपोर्ट उन अमेरिकी व्यापार भागीदारों की पहचान करता है जहां प्रभावी तरीके से बौद्धिक संपदा अधिकारों का पालन नहीं किया जाता। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। जैव ईंधन के तौर पर एथेनॉल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इसे स्टार्च और शुगर के फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। दूसरा, भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2023 तक पेट्रोल में एथेनॉल कंसंट्रेशन बढ़ाकर 20% तक करना है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी दोनों कथन सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एथेनॉल एक अल्कोहल आधारित ईंधन होता है। इसे जैव ईंधन भी कहा जाता है। पेट्रोल की ज्वलनशीलता बढ़ाने के लिए इसमें एथेनॉल मिक्स किया जाता है। इसे अलग अलग अनुपात में पेट्रोल के साथ मिलाकर गाड़ियों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैव ईंधन का मतलब ये हुआ कि इसे स्टार्च और शुगर के फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। इसे बनाने में अमूमन गन्ना, मक्का और बाकी शर्करा वाले पौधों का इस्तेमाल किया जाता है। यह पेट्रोल के मुकाबले सस्ता भी होता है और कार्बन भी कम उत्सर्जित करता है यानी कम प्रदूषण होता है इससे। सरकार ने अगले 2 साल में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है। इससे पहले सरकार ने 2025 तक इसे हासिल करने का लक्ष्य रखा था, जिसे अब और नज़दीक करते हुए 2023 कर दिया गया है। हाल ही में बिहार में देश का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है, इसीलिए इस प्रश्न को शामिल किया गया है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में सखालिन आइलैंड सुर्खियों में रहा, यह कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है ए अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी आर्कटिक महासागर अथवा डी अंटार्कटिक महासागर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी ये प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग 2 महीने बाद भी जारी है। इसी बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी सैनिकों ने तकरीबन 5 लाख यूक्रेनी नागरिकों को रूस के एक सखालिन आइलैंड पर कैद करके रखा हुआ है। सखालिन प्रशांत महासागर में स्थित है, जो पूर्व में ओखोत्स्क सागर और पश्चिम में जापान सागर के बीच स्थित है। ये जापानी द्वीप हक्काइडो के उत्तर में स्थित है। मौजूदा वक्त में ये रूस के नियंत्रण में है और रूस का सबसे बड़ा आइलैंड है, जिसका क्षेत्रफल 72,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। यहाँ की आबादी 5 लाख के आसपास ही है। यहाँ अधिकतर रूसी मूल के लोग हैं, लेकिन थोड़ी संख्या में कोरियाई और जापानी भी हैं। रूस का ये आइलैंड बेहद ठंडा, निर्जन और मुश्किलों से भरे होने की वजह से जाना जाता है। सखालिन खनिज संपदा के मामले में भी धनी है और यहाँ तेल और गैस के विशाल भंडार हैं। एक अनुमान के मुताबिक सखालिन में 14 अरब बैरल कच्चे तेल और 96 खरब क्यूबिक फीट गैस का भंडार है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। हाल ही में हिप्पोक्रेटिक शपथ सुर्खियों में रहा है, यह क्या है? आपके ऑप्शंस है: ए, ब्रिटेन की महारानी द्वारा पद ग्रहण के समय लिया जाने वाला शपथ। बी, कनाडा में लोक सेवकों की नियुक्ति के समय लिया जाने वाला शपथ। सी, अमेरिकी सेना द्वारा युद्ध के दौरान अपनाई जाने वाली एक नैतिक संहिता। अथवा डी, नए मेडिकल स्नातकों के लिए एक नैतिक संहिता। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी ये नए मेडिकल स्नातकों के लिए अपनाई जाने वाली एक नैतिक संहिता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजकीय मदुरै मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्रों ने दीक्षा सत्रारंभ समारोह के दौरान हिप्पोक्रेटिक शपथ के बजाय महर्षि चरक शपथ ली। ये पहली बार है जब देश में मेडिकल छात्रों ने हिप्पोक्रेटिक ओथ की जगह महर्षि चरक शपथ ली हो, लेकिन इस बदलाव पर काफी विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल बीते दिनों राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने सुझाव दिया था कि दीक्षांत समारोह के दौरान डॉक्टर्स जो हिप्पोक्रेटिक शपथ लेते हैं उसकी जगह चरक शपथ दिलाया जाना चाहिए। इस पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपना विरोध जताया था और कहा कि चरक शपथ आधुनिक चिकित्सा को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई है। अगर हम इसे अपनाते हैं तो वैश्विक समुदाय हमारी आधुनिक चिकित्सा से दूर होने लगेगी, जो चिकित्सा क्षेत्र के विकास में एक बाधक साबित हो सकती है। बता दें कि हिप्पोक्रेटिक शपथ नए मेडिकल स्नातकों के लिए एक नैतिक संहिता है। इसे प्राचीन यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स द्वारा लिखा गया था। इसमें डॉक्टरों का प्रोफेशनल कर्तव्य क्या होना चाहिए और उनके लिए नैतिक दृष्टि से क्या सही होगा, इन सभी बातों की एक रूपरेखा तैयार की गई है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय आईएएस के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।